1857 की क्रांति को अंग्रेज इतिहासकार और ब्रिटिश क्राउन अक्सर सिपाही म्यूटिनी कहकर डाउनप्ले करने की कोशिश करते हैं। उनके हिसाब से तो बस कुछ सिपाहियों का दिल नहीं लग रहा था, तो एक दिन उठकर उन्होंने कहा कि चलो 1857 की क्रांति कर देते हैं। पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह से रियोटवारी और परमानेंट सेटलमेंट से किसानों और मजदूरों का शोषण होता और जमीनें हड़प ली जाती, अकाल पैदा किए जाते और किस तरह कारीगरों, क्राफ्ट्समैन, जुलाहों वगैरह पर अत्याचार करके उनके रोजगार को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इंडियन माल के इंपोर्ट्स पर भारी टैक्स लगाए गए, कुछ जगह तो बैन भी कर दिया गया। यहां तक कि भारत के जुलाहों को कंपनी को रॉ कपड़ा न बेचने पर मारा पीटा भी जाता था। इन सब अत्याचारों से तंग आकर कई जुलाहों ने अपना काम छोड़ दिया। कच्चे रेशम के धागे लपेटने वालों पर इतना जुल्म हुआ कि कई लोगों ने तो अपने अंगूठे तक काट दिए, जिससे कि रेशम का धागा लपेटने को मजबूर न किया जा सके। इसी तरह से एक एक करके भारत के सारे उद्योग अंग्रेजों ने अपनी भयानक नीतियों के चलते बर्बाद कर दिए। जिस हाथीदांत के क्राफ्ट्स, चंदन, शक्कर, कागज, जहाजरानी वगैरह को देखकर सबसे पहले अंग्रेजों के मुंह में पानी आया था, वो सारे उद्योग अब बस इतिहास की बात बनकर रह गए थे और उनमें काम करने वाली हिंदुस्तान की जनता बस एक गरीब, बेरोजगार, भूख से पीड़ित हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। अब आखिर हिंदुस्तान की रॉयल्टी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो 1857 की क्रांति में हिस्सा लेते? इसका जवाब है अंग्रेजों की इन 3 नीतियों में: सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और पैरामाउंसी। और भाई, क्या हाल है? वो दूसरा राजा तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, अब तो मेरी उससे बात हो गई थी। अब की अगर ऐसा कुछ उल जलूल बोला ना मेरे बारे में, तो हमला कर दूंगा। वो राजा बोल रहा था तुम्हें आके काफी परेशान किया उसने। हाँ, अब पता नहीं किसने जाके भड़का दिया उसे। कहता है हमला कर देगा। ओहो बताओ, किसने सोचा होगा कि वो ऐसा निकलेगा? खैर, तुम्हारी तैयारी तो है ना उससे युद्ध करने के लिए? अरे उसने बोला है, सच में थोड़ी हमला करेगा। आखिर मैं बचपन से जानता हूँ, दोस्त है मेरा। अरे अरे, मैं तो शर्त हार गया। कैसी शर्त? वो तेरा बचपन का दोस्त कह रहा था देखना वो सीरियसली नहीं लेगा और मैं चुपचाप उस पर हमला कर दूंगा। सच में? तो अब मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे पास अपनी एक सेना रखवा देता हूं, तो जैसे ही वो तुम पे हमला करेगा, हमारी सेना तुम्हारे काम आ जाएगी। और हाँ, हम अपना एक रेजिडेंट भी रख देते हैं तुम्हारे राज्य में परमानेंटली। अभी तो मैं हूं तो बता दिया, वरना तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करने वाला मेरा मतलब है कि तुम्हें ऐसे खतरों से बचाने वाला कौन होगा? पर इन सब का खर्चा, राज्य की सुरक्षा के आगे थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ता है। पर बदले में तुम्हें क्या चाहिए? वैसे मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बट मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, इसके लिए थोड़े बहुत पैसे ले लूंगा। सब्सिडियरी अलायंस के अंदर हैदराबाद और अवध जैसे बड़े राज्य, जिन पर हमेशा से ही अंग्रेजों की बुरी नजर थी, उन्होंने अपनी सोवरेनिटी को खो दिया और वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सुजरेन स्टेट्स बनकर रह गई। सब्सिडियरी अलायंस की शर्तों के हिसाब से राजाओं को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को रखना पड़ता था और उनका खर्चा भी उठाना पड़ता था। अलायंस में यह भी शर्त रखी गई कि एक कंपनी रेजिडेंट को अपने राज्य में परमानेंट रखना होगा, जो कहने को तो कंपनी और राजाओं के बीच में बस एक कम्युनिकेटर था, पर राज्यों की फॉरेन पॉलिसी में दखल अंदाजी करना
उसका असली जॉब डिस्क्रिप्शन होता। सब्सिडियरी लैंड से राजाओं की आज़ादी कितनी खत्म हो गई थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजाओं को बिना अंग्रेज़ों की इजाज़त के न किसी से युद्ध करने की इजाज़त थी और न ही किसी से संधि करने की। इसी के चलते कुशासन यानी कि ढंग से राज न करने का बहाना बताकर अंग्रेज़ों ने अवध को हड़प लिया था। अंग्रेज़ों की बुरी नज़र नील की खेती के लिए अवध पर हमेशा से थी। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अवध को पूरी तरह से हड़प लेने के भी 6 साल पहले लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, अवध इज वन सच चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। तो नवाब साहब, वैसे तो हमारा सब्सिडरी अलायंस है और मैं आपसे बहुत प्यार भी करता हूं, पर ऐसा है कि अवध तो हम ले रहे हैं। आप ले रहे हैं से मतलब यहाँ की जमीन नील और कॉटन की खेती के लिए आइडियल है। मेरा मतलब कि आपको हटाया जा रहा है। लेकिन क्यों डलहौजी साहब, मैंने किया क्या है? वही तो, आप कुछ करते ही तो नहीं है। दिन भर कविताएं सुनते हैं, नाच देखते रहते हैं। आपको शासन वासन करना नहीं आता। आप ऐसा करो, अब कलकत्ता चले जाओ, अवध अब हम संभालेंगे। और अवध संभालते ही अंग्रेजों ने सबसे पहले आर्टिस्ट्स को फायदा पहुंचाना बंद कर दिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह और उनके पहले के सभी नवाब कलाकारों के बड़े मुरीद थे और अब कलाकार भी बाकी हिंदुस्तानियों की तरह बिल्कुल ही बेरोजगार हो गए थे। इसी तरह लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंदर किसी भी राजा को बच्चा गोद लेने की आजादी नहीं रही। अगर उन्हें अपने राज्य आगे बढ़ाने के लिए कोई बच्चा गोद लेना होता तो पहले उस बच्चे को कंपनी सरकार से अप्रूव करवाना होता और जाहिर है अंग्रेज उसी बच्चे को अप्रूव करते जिसे उन्हें अपने इशारों पे नचाने में आसानी हो। इस पॉलिसी ने भी शासकों के मन में कंपनी के लिए चिढ़ करवा दी। रूल ऑफ पैरामाउंसी काफी हद तक व्हाइट मैन्स बर्डन की तरह था। उस समय के कई सारे अंग्रेज पॉलिटिशियंस और स्ट्रैटेजिस्ट का मानना था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल ही भारत को एकजुट और स्टेबल कर सकता है और जब भारत स्टेबल होगा तभी उन्हें व्यापार करने की सहूलियत रहेगी। इस बार तो मेरा प्रमोशन पक्का है, मैं बड़ा अफसर बनूंगा। मेरा परफॉर्मेंस देखा? वाह सुरेश, मुझे पूरा भरोसा है तेरे टैलेंट पे। पर सुन, ज्यादा उम्मीद लगाकर मत रखना वरना पिछली बार की तरह मायूस होगा। अरे पिछली बार का छोड़, बस अभी तू देखना, अभी प्रमोशन अनाउंसमेंट होगा और इस बार सुरेश के जानदार और जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखने के बाद प्रमोट किया जाता है एंड्रू को। जो हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों की सेना में काम करते थे उन्हें न सिर्फ अपने रंग को लेकर बल्कि कई तरह का भेदभाव झेलना पड़ता था। उन्हें उसी रैंक पर रहने वाले अंग्रेज सिपाहियों से कम पैसे मिलते थे। उन्हें कभी भी ऑफिसर रैंक का प्रमोशन नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि अवध और अवध जैसे दूसरे राज्य हड़पने के बाद तो उन्हें ऑन साइट भत्ता मिलना भी बंद हो गया क्योंकि ये अब फॉरेन असाइनमेंट नहीं माने जाते थे। अंग्रेजों के बारूद से भर रहे पाक के घड़े में चिंगारी का काम किया गाय और सुअर की चर्बी से बनी कारतूस ने 29 मार्च 1857 की दोपहर को मीरठ छावनी के 29 साल के एक सिपाही मंगल पांडे के मन में क्या चल रहा था और उससे क्या हुआ, उसका विवरण क्रिस्टोफर हिल्बर्ट की किताब द ग्रेट म्यूटिनी इंडिया 1857 में किया गया है। पांडे कारतूस की बात को लेकर काफी गुस्से में थे और वो सभी से कह रहे थे कि अब बगावत कर देंगे और आखिरकार उन्होंने अपने सीनियर कमांडर्स पर गोली चला दी। वो तो बच गए पर मंगल पांडे के एडजटेंट लेफ्टिनेंट बॉग के घोड़े को एक गोली जा लगी। इससे पहले कि लेफ्टिनेंट बॉग अपनी पिस्टल निकाल पाता 29 साल के उस नौजवान ने उस पर तलवार से हमला कर दिया। मंगल पांडे अपने साथियों को इस बगावत में शामिल होने के लिए उकसाने लगे।
मुझे जो अंग्रेज अफसर दिखेगा उसे जान से मार दूंगा। इन्होंने ना सिर्फ हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया है बल्कि हमारी आत्मा को भी छलनी किया है। ये देश और उसकी मिट्टी अब गोरों से ये खाली क्या होकर बकवास रहेगी। है? अरेस्ट हिम। जमादार ईश्वरी प्रसाद, अपने सबॉर्डिनेट्स को बोलो अभी के अभी अरेस्ट करो मंगल पांडे को। अगर तुम में से किसी ने भी मंगल पांडे को हाथ भी लगाया तो उसे तो मैं खुद देखूंगा। अगर आज भी आगे नहीं आए, अगर आज भी अपने लिए नहीं लड़े तो जिंदगी भर अंग्रेजों की गुलामी ही कर सकोगे। तुम लोगों में से जो भी पहला आदमी पांडे की तरफ जाएगा उसको मैं अभी यही गोली मार दूंगा। गुस्से में तमतमाते हुए तो सभी सिपाही थे। वो सभी मंगल पांडे की तरफ उनके साथ खड़े होना भी चाहते थे, पर जनरल हेयरसी की धमकी के बाद पहला कदम बढ़ाने से डर रहे थे। ये देखकर मंगल पांडे ने बंदूक की नली का मुंह अपनी छाती पर लगाया और